हमारे देश में समय समय पर सीरियल किलिंग की बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिसने पूरे देश को झकझोरा है। उनमें से कुछ इतनी ज़्यादा भयानक और डरावनी होती है कि जिसे सुनकर किसी का भी रूह कांप जाए। उन्हीं कुछ सबसे भयावह कहानियों में से एक है निथारी हत्याकांड, जिसे 2006 नोएडा सीरियल मर्डर केस या निथारी हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का द क्राइम टेल्स के एक नए एपिसोड में। देश की राजधानी नई दिल्ली से सटे नोएडा के पश्चिम की तरफ एक गांव पड़ता है जिसका नाम है निठारी। बात है साल 2005 की। नोएडा पुलिस थाने में एक के बाद एक बच्चों के मिसिंग होने की रिपोर्ट्स लिखवाई जा रही थी। लगभग कुछ ही दिनों के अंतराल पर इतने एफआईआर होने के बाद भी पुलिस इस घटना पर कोई एक्शन नहीं ले रही थी। चूँकि इस गांव में मेनली मजदूर और गरीब लोग रहा करते हैं जो मजदूरी करके अपना पेट पालते थे, तो उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे और ना ही इतनी पहुंच जिससे वो अपने बच्चे की खोजबीन कर सके या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए। और बात इसी तरह आई गई हो गई, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। साल 2005 के ही मार्च के महीने में उसी गांव के कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। खेलने के दौरान उन बच्चों को D5 बंगलो के पास नाली से प्लास्टिक के बैग में कटे हुए हाथ मिले। ये बात पुलिस को बताई गई, मगर फिर से पुलिस ने इस बात पर बिना कोई संज्ञान लेते हुए दबा दिया, ये कहकर कि ये किसी जानवर के कटे हुए अंग हैं। D5 बंगलो, ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे कहानी में काफ़ी बार यूज़ करने वाला हूँ। 7 मई साल 2006, इस दिन फिर से एक लड़की जिसका नाम पायल था वो गायब हो जाती है। पायल के पिताजी उसके मिसिंग होने की कंप्लेंट लिखाने जाते हैं पुलिस स्टेशन, मगर पुलिस फिर से आनाकानी करते हुए कंप्लेंट नहीं लिखती। पुलिस को लगा कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई है, कुछ समय में आ ही जाएगी। मगर पायल के पिताजी मिस्टर नंदलाल कोशिश करते रहे अपनी बेटी को ढूंढने की। आखिरी बार जब पायल से उनकी बात हुई थी तो उसने उन्हें बताया था कि वो D5 बंगलो पे जा रही है किसी नौकरी के सिलसिले में। नंदलाल अपनी बेटी की खोजबीन करना खुद से स्टार्ट करते हैं और D5 कोठी पहुंच जाकर पूछताछ करने की कोशिश करते हैं, मगर उन्हें कुछ भी ठोस सुराग हाथ नहीं लगती। इन सब से परेशान होकर और अपनी बेटी की चिंता दिन ब दिन बढ़ते हुए देखकर नंदलाल जी नोएडा के SSP को अप्रोच करते हैं और उन्हें सारी मामले से अवगत करवाते हैं। इस मामले में SSP के दखलंदाजी के बाद पुलिस उनकी कंप्लेंट दर्ज कर लेती है और आगे की कार्रवाई स्टार्ट कर देती है। पुलिस ने जब पायल का फ़ोन नंबर खंगालना स्टार्ट किया तो पता चला कि ये नंबर की लोकेशन निथारी गांव के D5 कोठी की थी और नंबर अभी भी चालू था। गहराई से जांच करने पर पुलिस को पता चलता है कि पायल के नंबर पर लास्ट कॉल किसी सुरेंद्र कोहली नाम के शख्स का था। पुलिस जब जांच करने D5 बंगलो पर गई तो पुलिस को पता चलता है उस घर में रहने वाला शख्स सुरेंद्र कोहली ही है। आगे जब पुलिस पूछताछ करती है तब पता चलता है कि सुरेंद्र कोहली उस घर का नौकर है और घर किसी मोनिंदर सिंह पंडेर नाम के आदमी के नाम पर रजिस्टर्ड है। पूछताछ करने के लिए पुलिस सुरेंद्र कोहली को अरेस्ट कर लेती है, मगर पुलिस के पास अब भी सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार करने के कोई ठोस सबूत नहीं था। मोनिंदर सिंह पंडेर एक रसूखदार पैसे वाला बिजनेसमैन था और उसकी बड़े बड़े लोगों से जान पहचान थी, जिसके वजह से वो सुरेंद्र कोहली को बहुत जल्द जेल से रिहा करवा लेता है। जांच के इतने दिन बाद भी अपनी बेटी का कुछ सुराग ना मिलने पर एक बार फिर नंदलाल जी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, मगर हिम्मत ना हारते हुए इस बार वो हमारे न्याय व्यवस्था की आखिरी उम्मीद कोर्ट का सहारा लेते हैं। 7 अक्टूबर 2006 को कोर्ट पुलिस को फटकार लगाते हुए एक बार फिर से पूरी सजगता के साथ इस केस का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहती है। चूँकि मामला अब कोर्ट पहुंच चुका था तो पुलिस के पास भी पूरी सीरियसनेस के साथ इस केस की तफ्तीश करने के अलावा और कोई रास्ता बचा नहीं था। इस बार कोर्ट के तरफ से एक डेडलाइन दे दी जाती है जिसके भीतर में इस केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी जानी थी। पुलिस फिर से पूछताछ करने और घर की तलाशी लेने D5 बंगलो पर पहुंच जाती है। घर की तलाशी लेने पर सब कुछ नॉर्मल था। घर में कुछ भी ऐसा नहीं था जिसके एवज में पुलिस को इन लोगों पर कोई भी शक हो।
इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक पुलिस वाले को घर के पीछे से बहने वाले नाले में बहुत सारी प्लास्टिक की थैली दिखाई देती है। अमूमन आम घरों में कचरा फेंकने के लिए लोग प्लास्टिक की थैली का यूज़ करते हैं। ये सोचते हुए उसने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, मगर इतनी सारी प्लास्टिक बैग देखकर उसके मन में भी कुछ न कुछ खटक रही थी। उसे कुछ असहज महसूस हो रहा था। उसने अपने एक कांस्टेबल को बुलाया और उन प्लास्टिक की थैलियों को निकालने का ऑर्डर दिया। उन प्लास्टिक बैग्स को नाले से निकालकर जब खोला गया तो उसे देखकर सारे लोगों की आंख फटी की फटी रह गई। दरअसल उन सारी थैलियों में आदमी के खोपड़ी, हाथ, पैर और अलग अलग कटे हुए अंग थे। पुलिस को जिस चीज़ की तलाश थी उन्हें अब मिल चुकी थी। 29 दिसंबर 2006 पुलिस ने बंगलो के ऑनर मोनिंदर सिंह पंढेर और उसका नौकर सुरेंद्र कोहली को अरेस्ट कर लिया। इस घटना को मीडिया ने आरे हाथों लिया और ये न्यूज़ पूरे देश में फैल चुकी थी, जिसने देश के लोगों में गुस्से का एक लहर सा ला दिया था। हर तरफ लोग दोषियों के जल्द से जल्द सजा होने की मांग कर रहे थे। आलम ये था कि अगर ये दोनों गलती से भी बाहर कहीं मिल जाते तो भीड़ इन्हें मार ही देती। पायल के केस की वजह से एक चीज़ और अच्छी बात हुई कि उन गरीब बच्चों के मिसिंग होने वाले न जाने कितने और लोगों की केसेस वापस से खुल गई और फिर से उन पर तफ्तीश चालू हो गई। उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुलायम सिंह यादव तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। लोगों के गुस्से और तनाव की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने 11 जनवरी 2007 को इस केस की आगे की तफ्तीश करने की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी। चूंकि थैलियों में जो बॉडी के पार्ट्स मिले थे वो कटे हुए थे, तो पुलिस के पास इस केस की एक पॉसिबल थ्योरी सामने जो आ रही थी वो ये थी कि हो सकता है ये सारे कत्ल ऑर्गन ट्रैफिकिंग यानी अंग व्यापार के लिए की गई हो, क्योंकि पुलिस को सिर्फ सर और पैर ही मिले थे। शरीर के बीच का हिस्सा यानी कि धड़ अब भी गायब था। पुलिस को अब भी ये समझ नहीं आ रहा था कि बीच का हिस्सा गया कहाँ। अगर ये मान लिया जाए कि वो हिस्सा नाले में बह गया तो फिर बाकी के पॉलीथीन वाले पार्ट्स कैसे बच गए? ये बात ताज्जुब करने वाली थी। पुलिस और बाकी लोगों के दिमाग में काफ़ी सवालात घूम रहे थे, जिसका जवाब शायद मोनिंदर सिंह पंढेर या फिर सुरेंद्र कोहली ही दे सकता था। इतना सब होने के बाद भी पुलिस के पास अब भी कोई पक्की सबूत हाथ नहीं लगी जिससे ये साबित किया जाए कि ये सारे कत्ल इन्हीं दोनों ने किए हों। लगभग 60 दिन के बाद सीबीआई ने मजिस्ट्रेट के पास इनकी कन्फेशन रिकॉर्ड करने के लिए एक अर्जी दिया। इसके बाद इन दोनों को अलग अलग रूम में बिठा के पूछताछ की गई, मगर फिर भी इनमें से कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं हुआ। 27 फरवरी 2007 को आखिर मोनिंदर सिंह पंढेर टूट गया और उसने बताया कि वो बेकसूर है। उसने आगे बताया कि वो तो वहाँ कभी कभी आया करता था और वो अपने बंगलों पर लड़कियों को बुलाकर सिर्फ अय्याशी किया करता था। उसने किसी का भी कत्ल नहीं किया है। ये सुनने के बाद सीबीआई की टीम ने एक गेम खेला। उन्होंने सुरेंद्र कोहली को कहा कि तुम्हारे मालिक ने सारी बात बता दी है, अब तुम अपने मुंह से सारी बातें बता दो। ये सुनकर सुरेंद्र कोहली को लगा कि अब उसकी पोल खुल चुकी है, तो वो अपना बयान देने के लिए तैयार हो गया और शुरू से सारी रात से पर्दा हटानी स्टार्ट कर दी। सुरेंद्र कोहली ने बताया कि वो उत्तराखंड का रहने वाला है और यहाँ नौकरी करता है। पहले वो एक रिटायर्ड मेजर के यहाँ काम करता था, जहाँ से फिर वो मोनिंदर के बंगलों का देखभाल करने लगा। मोनिंदर पंढेर की काफ़ी बड़ी बिजनेस थी और उसकी सारी फैमिली चंडीगढ़ में रहती थी। बिजनेस की वजह से मोनिंदर पंढेर ज़्यादा समय बाहर ही रहता था और यहाँ सिर्फ लड़कियों के साथ अय्याशी करने के लिए आता था। उसकी दलालों से काफ़ी जान पहचान थी। वो उनको एक कॉल करता और वो लोग कॉल भेज देते थे। यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था, मगर एक दिन जब मोनिंदर ने कॉल किया तो दलाल के पास कोई लड़की अवेलेबल ही नहीं थी, तो दलाल ने भेजने से मना कर दिया। चूँकि अब मोनिंदर को लड़कियों के साथ अय्याशी करने की आदत हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा तलब मच रही थी, तो उसने ये बात जाकर अपने नौकर सुरेंद्र कोहली से कही। सुरेंद्र कोहली बाहर जाकर किसी लोकल लड़की को ले आता है। उस रात जब मोनिंदर पंढेर उसके साथ अय्याशी कर रहा था तो सुरेंद्र कोहली उन एक्टिविटीज़ को
कमरे के बाहर से छुपकर देख रहा था। अगले दिन सुबह मोनिंदर पांडे अपने मीटिंग के वजह से जल्दी उठकर चला गया और सुरेंद्र कोहली से कहा कि जब लड़की उठ जाए तो इसे पैसे देकर भेज दे। रात के उस दृश्य को अब भी सुरेंद्र कोहली के दिमाग में घूम रहे थे और अब उसके अंदर का भी शैतान जाग चुका था। सुबह लड़की जब उठी तो उसने अपने मन की इच्छा उससे कही, मगर उस लड़की ने हंसकर उसके मर्दांगी के ऊपर ताना कस दिया। अपने मर्दांगी के ऊपर सवाल उठा देखकर सुरेंद्र बहुत गुस्सा हो गया। उसने उस लड़की का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उसने आगे बताया कि हत्या करने के बाद उसके लाश के साथ उसने बलात्कार किया और फिर उसके शरीर को टुकड़ों में काटा। काटने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट पर और ब्रेस्ट को कुकर में पकाया, फिर उसे खा गया। बाकी बचे टुकड़ों को उसने पॉलीथीन में भरकर बाहर पीछे वाली नाली में फेंक दिया। ये बातें इतनी घिनौनी थी कि इतनी सुनने के बाद सीबीआई टीम के 2 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को उल्टी आ गई और उन्होंने आगे पूछताछ करने से इनकार कर दिया। इस एक कत्ल के बाद तो मानो उसके मुंह में खून लग गया हो। वो इसी तरह बाहर जाता, बाहर खेल रहे बच्चियों को टॉफ़ी का लालच देकर उन्हें घर के अंदर बुलाता, फिर उसका कत्ल करके उसके साथ बलात्कार करता, उनके टुकड़े करके उनके प्राइवेट पार्ट को कुकर में पकाकर खाता और बाकी बचे पार्ट्स को बोरी में भरकर नाले में फेंक देता। उसने बताया कि वो ये सारे कत्ल दिन के 9 बजे से 4 बजे के अंदर ही करता था और ये सारे कत्ल उसने पंढेर की उस कोठी के ड्राइंग रूम में की थी। लगभग 3 साल में उसने बताया कि 16 से अधिक लोगों के साथ उसने ऐसा किया, जिसमें 8 बच्ची, 2 छोटे लड़के और 4-5 औरत थी जो उसको याद थे, बाकी के बारे में भूल चुका था। सीबीआई ने सुरेंद्र कोहली को इसी बयान को आधार बनाकर कोर्ट में केस फाइल कर दिया, जिसके बाद इलाहाबाद कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली को 12 मामलों में फांसी की सज़ा सुनाई। 3 सितंबर 2014 को सुरेंद्र कोहली के खिलाफ कोर्ट ने मौत का वारंट यानी डेथ वारंट जारी कर दिया और 4 सितंबर को उसने डासना जेल से मेरठ जेल ट्रांसफ़र किया गया फांसी के लिए। मगर कुछ सोशल एक्टिविस्ट और मानवाधिकार आयोग के विरोध के बाद उसके फांसी पर रोक लगा दी गई। 28 जनवरी 2015 को सुरेंद्र कोहली की फांसी की सज़ा को इलाहाबाद कोर्ट ने पुनर्विचार करते हुए उम्र कैद में बदल दिया। मोनिंदर पांडे को अब 2 मामलों में फांसी हुई, मगर उसे भी बाद में उम्र कैद में तब्दील कर दी गई और अभी फ़िलहाल ये दोनों डासना जेल में कैद हैं और अभी भी इन पर बहुत सारे केसेस कोर्ट में पेंडिंग है जिन पर डिसीजन आना बाकी है। तो ये थी दोस्तों निथारी हत्याकांड की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई शिकायत या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। मिलते हैं कुछ ऐसी ही खौफनाक कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। अपना ख्याल रखिएगा।